हाय एवरीवन। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 1 to 46 देख रखा है, ये वीडियो उनके लिए है। इसमें असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और जिसने नहीं देखा है वो लोग यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। वो दोनों दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 46 मिल जाएगा। तो चलो असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसा होता है कि क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया रहता है, एक असर्शन होता है और दूसरा रीजन होता है। और इसमें चार ऑप्शंस हैं, और उस चार ऑप्शन में होता है क्या कि या तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा, और रीज़न जो दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है। और बी ऑप्शन होता है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ वो दोनों ट्रू होगा, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है असर्शन का वो गलत होगा। और फिर सी ऑप्शन है कि असर्शन ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स होगा। और डी ऑप्शन है कि असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सबसे पहला है। इसमें असर्शन में दिया है एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है, और बोल रहा है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो जैसा तुम लोग यहाँ देख रहे हो को यहाँ पे कार्बन 12 है और यहाँ पे कार्बन कितना है 4। तो ये तो डायरेक्ट अनबैलेंस है, दिख रहा है। और ऐसे भी हाइड्रोजन भी 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। तो ये तो अनबैलेंस्ड है। ठीक है। तो इसको बैलेंस करके तुम लोगों को कमेंट में बताना है। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या लिखा है। रीज़न लिखा है, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हाँ, तो ये जो रीज़न लिखा है ये सही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट का इक्वल होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में। ठीक है। तो रीज़न तो सही लिखा है। ये असर्शन में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया था, तो इसी कारण उसका रीजन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो रीज़न होता है वो तो सही लिखा है, लेकिन असर्शन फॉल्स है, क्योंकि असर्शन में जो वो बोल रहा है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है। तो तुम्हें अब कमेंट करके बताना है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस चार ऑप्शन में से कि असर्शन इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब रीज़न इज़ ट्रू। डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 48 नंबर देखो। 48 में है, असर्शन में लिखा है CaCO3, इसको हीट करने से CaO प्लस CO2 बन रहा है। हाँ, तो ये हीट करने से तो टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है। लेकिन इसका रीज़न दिया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो ये रिएक्शन जो ऊपर दिया है असर्शन में, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है नहीं है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये रीज़न यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन असर्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, कि यहाँ पे असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब देखो 49 नंबर। 49 में लिया है, लिखा है क्विकलाइम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर से, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये असर्शन में लिखा है। और इसका इक्वेशन तो तुम लोग जानते ही हो, CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका रीज़न है कि द एबव केमिकल रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट। तो इसीलिए यहाँ पे रीज़न भी सही लिखा है, एकदम एग्जैक्ट लिखा है रीज़न। तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊपर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसी के बारे में नीचे रीज़न में बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए। 49 का ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब देखते हैं 50 नंबर। 50 में है फोटोसिंथेसिस इज़ कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसका रीज़न दिया है एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग 50 नंबर, इसमें लिखा है कि असर्शन में लिखा है फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रीज़न लिखा है एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होता है, ये सही है, लेकिन जो रीज़न लिखा हुआ है कि एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो फॉल्स है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो एनर्जी लगता है। इसलिए यहाँ पे भी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे सनलाइट से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, तब जाके यहाँ पे ये बनता है, प्रोडक्ट बनता है। सॉरी, यहाँ पे एनर्जी लिखना चाह रहे हैं हम। तो एनर्जी यहाँ पे लगता है रिएक्शन में, तब प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो ये जो इसका रीज़न लिखा हुआ है कि एनर्जी गेट्स रिलीज, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है, तो इसलिए इसका रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। ठीक है। तो इसका आंसर अगर तुम लोग बोलना चाहो तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न आर इज़ फॉल्स, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 53। 53 में लिखा हुआ है
Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि अबव इक्वेशन इज़ एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ जो लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल तो है। और यहाँ पे जो अच्छा रीज़न में लिखा है एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो आयरन को डिस्प्लेस करता है एल्युमिनियम। हाँ, तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, और साथ ही साथ एल्युमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए आयरन को डिस्प्लेस भी कर दे रहा। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू भी है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अब है 52 में लिखा है असर्शन में रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम क्लोराइड इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो तुमको एक रिएक्शन याद हो, AgNO3 एक्वस, इसका रिएक्शन होता है जब KCl एक्वस के साथ। तो ये जो प्रोडक्ट देता है, ये प्रोडक्ट में बनाता है AgCl सॉलिड जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इसके साथ बनता है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट एक्वस। तो यहाँ जो ये वाइट प्रेसिपिटेट बना है AgNO3 का, तो ये इंसॉल्युबल सॉल्ट है AgCl का, है ना, सिल्वर क्लोराइड का इंसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इसका जो रीजन लिखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इंसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये भी सही है। और ऊपर जो लिखा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वो भी सही है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो इसलिए इसका भी आंसर ए ही होगा। और अब 53 नंबर, 53 में लिखा है असर्शन में एक इक्वेशन दिया है CuO प्लस Zn गिव्स ZnO प्लस Cu। यहाँ पे लिखा है जिंक इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। और इसका रीज़न में लिखा है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ एडेड टू अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हाँ, तो रीज़न भी सही लिखा है इसमें, और असर्शन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn से ये ZnO बन रहा है, और CuO जो है Cu बन रहा है, तो CuO रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रीज़न लिखा वो भी सही है और असर्शन भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अब चलो 54 में लिखा है असर्शन कॉरोजन इन्वॉल्व द डैमेज और डिटोराइजेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स। रीज़न लिखा है द रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो कॉरोशन तो बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है मेटल कंपोनेंट को, लेकिन जो यहाँ रीज़न लिखा है कि रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन वो नहीं होता है, ये गलत लिखा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है O2 CO2 SO2 ये सब गैस के साथ एटमॉस्फेयर में, जो ये सब गैस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के साथ जो रिएक्शन होता है, इसके कारण कॉरोशन होता है मेटल पे, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अब 55 नंबर, 55 में लिखा है